बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले मोहम्मद हफीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि आसिफ अली 3 फरवरी को दस्तयाब होंगे। मोहम्मद हफीज दस्तयाब नहीं है। हफीज की फॉर्म पर शक नहीं है। वो बायो सिक्योर बबल के लिए दस्तयाब होते तो टीम में होते, ये कहा है मोहम्मद वसीम ने। और उन्होंने कहा कि मोहम्मद हफीज़ से रब्ता करने पर मालूम हुआ कि वो 3 फरवरी को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये तमाम तर मामला हुआ और इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि आसिफ अली 3 फरवरी को दस्तयाब होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले मोहम्मद हफीज़ साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। और क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने टीम से ड्रॉप होने पर अपने रद्दमल में कहा है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उन्होंने ये बयान सोशल मीडिया पर अपने एक बयान देते हुए कहा है। इसी खबर पर बात करेंगे और साउथ अफ्रीका का जो दौरा है पाकिस्तान का, उस पर भी बात होगी। क्रिकेट के सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी ज्वाइन किया है और सीनियर जर्नलिस्ट याया हुसैनी ने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले याया की तरफ बढ़ते हैं। याया, आप बताइएगा, अब हफीज़ के बारे में मोहम्मद वसीम ने जो वजाहत दी, हफीज़ ने फ़ौरन ही उस बारे में कुछ ऐसा बयान दिया कि लग रहा है कि जैसे खुश नहीं है मोहम्मद हफीज़, और जो एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है वो भी काबिल कबूल नहीं है उनके लिए। जोए, बात दरअसल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहम्मद हफीज के दरमियान सैंडविच बन गए। मोहम्मद वसीम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के नए सरबराह हैं और उन्होंने पूरी कोशिश की कि मोहम्मद हफीज टीम में हो और उन्होंने मोहम्मद हफीज से रब्ता भी किया। मोहम्मद हफीज जो इस वक्त मराठा अरेबियंस के लिए T10 लीग खेल रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने कल शानदार 60 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। और हफीज के हवाले से मोहम्मद वसीम ने रब्ता किया, उनसे बोला कि आप 3 तारीख को पाकिस्तान वापस आ जाएं क्योंकि बायो सिक्योर बबल का मामला है। हफीज ने उनको कहा कि मैं तो पूरा टूर्नामेंट खेलने के लिए आया हूं, लेकिन चलो ठीक है, आप कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दें, ये बायो सिक्योर बबल है क्या? क्योंकि लोग जो देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं, उन्हें पता नहीं कि क्या है, यही एक्सक्यूज दे। बायो सिक्योर बबल, आपने सीरीज से पहले जो है वो खिलाड़ियों को एक जगह क्वारंटीन करना है, वो खिलाड़ी टेस्ट देंगे और फिर उसके बाद वो खिलाड़ी किसी गैर मुताल्लिका बंदे से नहीं मिलेंगे और सिर्फ जो प्रेमिसेस आपको बताई गई हैं उस प्रेमिसेस में रहेंगे। हफीज को कहा गया कि 3 तारीख को जनूबी अफ्रीका की टीम भी आ रही है, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी असेंबल हो रहे हैं 3 तारीख को, तो आप 3 तारीख को आ जाएं। हफीज ने मोहम्मद वसीम से कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं और मैं आपके कहने पर जो है वो 4 तारीख को वापस आ जाता हूं क्योंकि 3 तारीख को यहाँ पर फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग 4 तारीख को सुबह आ जाऊं, लेकिन मुझे फ्लाइट मिल रही है शाम की। तो इतना आप लचक का मुजाहरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों के लिए, उस परफॉर्मर के लिए जिसने आखिरी सीरीज के 3 मैचों में आपकी तरह ये सारा मामला है। आलिया, आप कहिएगा, हफीज T20 में उनका होना बहुत जरूरी पाकिस्तान टीम के लिए, एक्सपीरियंस हमारे प्लेयर हैं, और जिस तरीके से अब हफीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो नहीं होंगे टीम में, फिर हफीज़ ने भी बयान दिया, आप भी ज़रा सा तबसरा कीजिए इस पर। एक्चुअली देखिए, हफीज जो है वो तो इस वक्त जो उनकी सबलाइन परफॉर्मेंस लगी हुई है और जितने वो जबरदस्त निक में हैं, तो उनका होना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। उनका तजुर्बा, खासतौर पे हम साउथ अफ्रीका जैसी एक्सपीरियंस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। मगर इशू ये है कि एक प्राइवेट लीग और एक जो मुल्क के लिए खेलने वाली जो बात है, उसकी फॉर्मेलिटी में चीजें फंस गई हैं। क्योंकि देखिए, 2 मुल्कों के दरमियान एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है बायो सिक्योर बबल का, जो कि 3 तारीख से शुरू हो रहा है। इन्होंने बहुत अरसा पहले भी, बल्कि मेरी तलात है कि आज भी बात की है, वसीम खान जो हैं CEO, उन्होंने भी बात की है हफीज से और उनसे फिर एक दफा पूछा था ये अनाउंसमेंट से पहले, जो टीम का अनाउंसमेंट किया मोहम्मद वसीम ने। मगर उनका यही पॉइंट है अपनी जगह, जैसे अभी आया ने बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। इशू ये है कि हफीज इससे पहले भी उन्होंने काफी लॉस उठाया उस हवाले से कि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट होते रहे मुख्तलिफ लीग्स के लिए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को खेलने को हमेशा तरजीह दी और वो छोड़ दिए, जो कि बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पे वो काफी हर्ट है, दुखी है, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो मेरा ख्याल है पैदा की जा सकती है। ऑन द अदर हैंड, जब मैंने क्रिकेट बोर्ड से बात की है तो वही कह रहे हैं कि चूंकि ये 2 मुल्कों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट का MOU का मामला है, तो इसमें हम इसमें जरा सी भी हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए। सिकंदर, आप क्या कहेंगे? आलिया ने भी कहा कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है हफीज के लिए, हमारी जरूरत है हफीज T20 के लिए भी। हमारे यहाँ सारे सिस्टम ही गलत हैं। मुझे तो ये समझा दे कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बंदा कि जब हमारा अपना डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है तो ये T10 में भेजने की जरूरत क्या थी लड़कों को? हमारे आधे लड़के, कोई 8-10 लड़के तो वहां गए हुए। इसमें हफीज का तो खैर बेचारे का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ये दूसरा अलमिया है कि जो परफॉर्मर्स हैं, ना फवाद आलम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ना हफीज का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जो पिछले उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे। तो हम लोग, मुझे तो
इनका सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। देखें, हफीज के लिए आप ये अगर क्वेश्चन हो सकता है नहीं हो सकता मुझे नहीं पता कि ये ऑफिशियल इनसे रूल्स कितने सख्त हैं या नहीं है। तो यार आप उसको ये तो कह सकते थे कि चाहिए आप आकर बबल में चले जाए, हम आखिरी मैच आपको खिला देंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी और नॉट, मुझे इसका रूल्स एंड रेगुलेशन का पता नहीं है। तो ये भी तो क्रिकेट बोर्ड कह सकता था कि ये हमारे वर्ल्ड कप के बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं, वर्ल्ड कप में हम इनको ले जाना चाहते हैं, उनको फोन भी किया गया, इसका मतलब है उनकी इम्पोर्टेंस है, तो आप उसको आखिरी मैच के लिए रख लेते। आखिरी मैच 14 तारीख, यानी ये पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती थी, लेकिन आप ये समझते हैं कि वाकई ये मिसमैनेज है जिस तरीके से उनको इजाज़त दी गई जाने की। बहुत शुक्रिया। आली रशीद हमारे साथ ही, जाया हुसैनी हमारे साथ थे और सिकंदर बख्त भी एनालिसिस दे रहे थे। सियालकोट में वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कोशा है और सियालकोट के अंदर जो आज जो ऑपरेशन किया गया उसमें 137 कनाल की मंजूरी जो थी ये हासिल की गई थी, जो मालकान थे ख्वाजा आसफ साहब की बेगम और ख्वाजा आसफ साहब खुद, उनके बेटे और साबका मेयर सियालकोट। 2000 पे होने वाली डकैती, डाकाजनी और लूट मार के खात्मे के लिए कोशा है। और सियालकोट के अंदर जो आज जो ऑपरेशन किया गया उसमें 137 कनाल की मंजूरी जो थी ये हासिल की गई थी, जो मालकान थे ख्वाजा आसफ साहब की बेगम और ख्वाजा आसफ साहब खुद, उनके बेटे और साबका मेयर सियालकोट। 2017 में ये जो हाउसिंग स्कीम बनाई गई, इसके मालकान जो थे उन्होंने पार्क्स पब्लिक बिल्डिंग का रकबा महकमे के नाम ट्रांसफ़र करना था। मालकान हाउसिंग सोसाइटी ने तमाम रोड्स, पार्क्स, पब्लिक बिल्डिंग का रकबा महकमे के नाम ट्रांसफ़र करने के बाद पार्क की जगह पर तकरीबन 13 मरले पर गैर कानूनी कमर्शियल प्लाजा तमीर किया। ये जो तमीर शुदा गैर कानूनी प्लाजा था, इसके मुतल्लिक मालकान को महकमे की तरफ से मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए और उनको ये बताया गया कि ये सरकारी रकबा है जिस पे आपने नाजायज़ तामीरात की है, तो आप नोटिस मिलने के बाद इन तामीरात को खुद मस्मार कर दें। लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद मालकाने हाउसिंग स्कीम जो है उन्होंने गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला शुरू कर दिया और ये गैर तमीर शुदा बिल्डिंग जो है उसको तमीर करके कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते रहे और उन नोटिस को उन्होंने ये कह के हवा में उड़ा दिया कि नोटिस मिलिया कख नहीं लिया। तो आज पता लग गया कि कख भी लिया और कानून भी लिया और कानून की अमलदारी भी हिली है और उन्होंने मुर्दा ज़मीर भी हिले ने, जिन्होंने इस नोटिस का मजाक उड़ाया था और वो ये समझ रहे थे कि कानून जो है उनकी घर की लौंडी रहा है और उन्होंने उसको हमेशा अपनी ग़ुलामी में रखा है, तो उसी कानून को वो ललकार रहे थे। आज कानून ने अपना रास्ता बनाया और कानून ने अपनी उस ताकत को मनवाया है, क्योंकि नो वन इज़ अबव द लॉ, ये वो थ्योरी है जो इमरान खान ने पाकिस्तान में मुतारफ़ कराई है। इस ऑपरेशन के बाद जो इमारत जो है, जब इसको सील किया गया था तो उन्होंने ताला तोड़ के इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। यानी पहले नोटिस को पाँव तले रूंदा, फिर जो ताला लगाया गया, सील की गई बिल्डिंग, इन्होंने कानून के मुंह पे तमाचे मारते हुए वो सीलें तोड़ी, ताले तोड़े और उनका इस्तेमाल शुरू किया। आज एक दफ़ा फिर कानून ने अंगड़ाई ली और अपनी ताकत का लोहा मनवा के
उस बिल्डिंग को मस्मार किया। और अभी आप सुनेंगे कि वो कब्ज़ा माफिया का एक कनीज़ माफिया और गुलामाने ख़ानदाने शाही ख़ानदान और जाती उमरा, वो ज़ाती मुलाजम जो हैं वो सारे अब यक ज़बान हो के हकूमत के हवाले से वो गीत गाएंगे, ऐसे राग सुनाएंगे जो मज़लूमियत की दास्तानें बयान करेंगे, तो अब सुनाएंगे जो मज़लूमियत की दास्तानें बयान करेंगे। तो कौम जानती है कि वो बदकिस्मत राहबर जो राहजन बन के कब्रिस्तान और पाक्स की जगहों पे कब्ज़े करते रहे, उनके हकीकी चेहरे जो हैं वो बेनकाब हुए। आज चूँकि सियालकोट जेल के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खसूसी हदायत पे मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि जो हमारी बहनें जेलों में कैद हैं, माएँ बेटियाँ, और फिर उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, जुवेनाइल कैदी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके हवाले से हम एक असेसमेंट करें, एनालिसिस करें, एवेलुएट करें और देखें कि हमारा मुआशरा जो है इस वक्त उसके डायरेक्शन क्या है। आज जहाँ सियालकोट जेल में मुझे विज़िट का इत्तफाक हुआ और फिर एक अज़ाज़ भी है मेरे लिए एक अवामी नुमाइंदा होते हुए कि मुझे अपने इस शहर के अंदर बसने वाले और ओवरऑल पंजाब की जो जेलों में कैद मुख्तलिफ हवालाती और कैदी हैं उनकी हालत ज़ार के मतलब आगाही हुई और अपना जो जेल का निज़ाम है उसको करीब से देखने का मौका मिला। तो मुझे जेल के दरवाजे पर खड़े होके एक वो सियालकोटी ठग याद आया कि जब वो इक़्तिदार में था और जो खुद भी इस वक्त जेल में है, तो वो सियालकोटी ठग जेल में होते हुए इस वक्त जो है वो वहाँ पूर्ण 27 सहूलतें हासिल करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। ये वही इक़्तिदार में रहने वाला उस वक्त इक़्तिदार के नशे में चूर आपको सियालकोट से बढ़ के मारता हुआ ये चेहरा आपने